वो एक विलेन है, बहुत बोलती है और मैं गूंगा हूँ अपनी कूल इमेज बनाए रखने के लिए। वो सिर्फ मेरे सामने ही बोलती है। जैसे जैसे वो ज्यादा बोलने लगी वो और भी बेपरवाह हो गई। आज फिर किसी ने मुझे प्रपोज किया। उस लड़के ने मेरी इतनी तारीफ की कि मैं जैसे हवा में उड़ने लगी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी उसने कहा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? जलन हो रही है? पहले तो मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन तुम्हारा मुझे इग्नोर करना सच में बहुत आकर्षक है। मैं तो तुम पर फिदा हो गई हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कितना अच्छा है। ठीक है, जब हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद शादी कर लेते हैं। मैंने हैरानी से आंखें बड़ी कर ली और भारी आवाज में कहा, मैं चीप नहीं। उसने तुरंत मेरा मुंह ढक दिया। क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी से 21 दे दो। मैं और जियांग यान एक दूसरे को घूरते रहे। कुछ देर बाद उसने मेरा मुंह छोड़ा। तुम बोल सकते हो? मैंने सिर हिलाया। फिर नाम में भी। हाँ, लेकिन दर्द होता है बचपन की चोट की वजह से। मैं एक बार में सिर्फ 2 से 3 शब्द ही बोल पाता हूँ और गले में बहुत दर्द होता है। धीरे धीरे मैंने बोलना छोड़ दिया और सबकी नजर में गूंगा बन गया। इतने समय से उसके साथ बैठने के बाद ये पहली बार था जब मैंने उसके सामने बोला, वो भी मजबूरी में। बचपन से मुझे पता था कि मैं एक कहानी में जी रहा हूँ। एक कमजोर पिता, एक सख्त माँ और अधूरा मैं। लेकिन मैं हीरो नहीं हूँ, सिर्फ एक साइड कैरेक्टर हूँ। मुझे लगा था कि मेरा मुख्य किरदारों से कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन 12वीं में सब बदल गया। मैं उन्हीं के साथ एक ही क्लास में आ गया और मेरी सीट लगी जियांग यान के साथ। वो लड़की अजीब थी, चिल, अग्रेसिव और जरा सी बात पर लड़ पड़ने वाली। शुरू में मैं बहुत डरता था कि कहीं उसे नाराज करके पिट ना जाऊं, लेकिन शायद इसलिए कि मैं बोल नहीं सकता था और उसे मुझ पर तरस आता था। हम दोनों के बीच रिश्ता ठीक ठाक बन गया। हालांकि वो विलेन थी, लेकिन आखिरकार वो सिर्फ 18 साल की लड़की ही थी। थोड़ी घमंडी, दिखावा करने वाली और बहुत ज्यादा बकबक करने वाली। अपनी इमेज बनाए रखने के लिए वो सिर्फ मेरे सामने ही बोलती थी, क्योंकि उसे लगता था मैं गूंगा हूँ, उसका राज कभी बाहर नहीं जाएगा। और इसी वजह से मैं उसकी बहुत सारी बातें जान गया। यहाँ तक कि वो रोज अंदर क्या पहनती है, किस किस को कैसे परेशान करती है और स्कूल के चौकीदार और कैंटीन वाली आंटी के बीच क्या चल रहा है। मैं बहुत कुछ जान गया था, इतना कि मुझे खुद डर लगने लगा। मैं कई बार कहना चाहता था मैं गूंगा हूँ, बहरा नहीं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। धीरे धीरे वो और भी ज्यादा खुल गई। अब वो लड़ाई भी कम करने लगी, बस सुबह से रात तक बोलती रहती। यहाँ तक कि अगर मैं सोने का नाटक करता तो भी वो मेरे कान के पास आकर बोलती रहती। आखिर एक दिन मैंने उसका मुंह पकड़ लिया और उसे चुप रहने का इशारा किया। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। मैं डर गया और तुरंत हाथ हटा लिया, लेकिन उसने मुझे मारा नहीं। वो बस मुझे देखती रही और हल्के हल्के हंसती रही। उस दिन के बाद वो बदल गई। अब वो पहले जैसी नहीं रही, जैसे वो मुझे पसंद करने लगी हो। जब मैंने उसे रिजेक्ट किया तो उसने 3 दिन तक मुझसे बात नहीं की। मैं उसे चोरी चोरी देखता रहा। वो बस किताब पढ़ती रहती। सच कहूं तो वो क्लास की हीरोइन से भी ज्यादा खूबसूरत थी। तो फिर वो मुझे क्यों पसंद करने लगी? मैं तो सिर्फ एक गूंगा लड़का हूँ। तभी उसने मेरी तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? मैं घबरा गया और तुरंत नजरें हटा ली। असल में मैं उसे खोने से डर रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं था। कोई भी एक गूंगे से दोस्ती नहीं करना चाहता सिवाय उसके। वो पूरे दिन मुझसे बातें करती रहती और कभी बोर नहीं होती। मैं उसे खोना नहीं चाहता था। जितना सोचता उतना ही दुख होता और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। तभी उसने धीरे से मेरे सामने दवा रख दी और खिड़की के पास टिक कर बोली, ये गले के लिए अच्छी है। मैंने दवा खा ली। पुदीने का स्वाद था। मैंने कागज पर लिखा, क्या हम अभी भी दोस्त हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस कहा, इस वीकेंड मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगी। मैंने उसकी तरफ देखा। वो बोली, ना मत कहना। मैंने धीरे से कहा, मेरा गला ठीक नहीं हो सकता। 5 साल की उम्र तक मैं बोल सकता था, लेकिन फिर मेरी माँ ने गुस्से में मेरा गला दबा दिया। जब होश आया तो पापा रोते हुए कह रहे थे मेरी आवाज अब ठीक नहीं हो सकती। उस दिन के बाद मैंने कभी पूरा वाक्य नहीं बोला। इसीलिए जब डॉक्टर ने गंभीर चेहरा बनाया मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जियांग यान बार बार पूछती रही, ये 2-3 शब्द बोल सकता है, क्या ये आगे सही से बोल पाएगा? डॉक्टर ने मुझसे पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? जियांग यान ने सख्त चेहरे से जवाब दिया, वो नहीं बोलेगा। उसके बाद डॉक्टर और जियांग यान काफी देर तक बात करते रहे। क्या बात हुई मुझे नहीं पता। जियांग यान ने मुझे बाहर गलियारे में इंतजार करने को कहा। पूरा 1 घंटा बीत गया, वो बाहर नहीं आई। तभी गलियारे के आखिर से किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने ऊपर देखा, वो सुवान थी। वो हमारी क्लास की मॉनिटर है और मेरी पड़ोसी भी। लेकिन पिछले 18 सालों में हम कभी खास करीब नहीं रहे। यहाँ तक कि हमारे बीच लगभग कोई बातचीत ही नहीं हुई थी। मैं सोच ही रहा था कि वो मुझे क्यों बुला रही है, कि वो मेरे सामने आकर रुक गई। वो झुककर मेरी आंखों के सामने बैठ गई और पूछा, तुम अस्पताल में क्यों हो? तुम्हें चोट लगी है? मैंने सिर हिलाया और अपने गले की तरफ इशारा किया। गले का इलाज कराने आए हो? उसने फिर पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने बंद दरवाजे की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें यहाँ कौन लाया? भले ही हम ज्यादा करीब नहीं थे, लेकिन 18 साल से पड़ोसी होने के नाते उसे ये अच्छी तरह पता था कि मेरे माता पिता मुझे कभी अस्पताल नहीं लाते। मैंने धीरे से कहा, जियांग यान। तभी दरवाजा खुला। जियांग यान हाथ में दवाइयों का बैग लिए रोशनी के खिलाफ खड़ी थी। जैसे ही उसने सुवान को देखा उसका चेहरा तुरंत बदल गया। सुवान ने पहले कहा, इसका गला ठीक नहीं हो सकता। वो मेरे बारे में ही बात कर रही थी। मैंने सिर झुका लिया और चुपचाप अपनी उंगलियां मसलने लगा। तुम्हें क्या मतलब? जियांग यान ने छिड़कर कहा, क्या तुम उसे डॉक्टर के पास लेकर गई थी? तुम्हें डॉक्टर की रिपोर्ट पता है? ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करो। इतना कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहां से दूर ले गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सुवान अब भी वहीं खड़ी थी। क्या देख रहे हो? जियांग यान की अजीब सी आवाज आई। बिना मेरे जवाब का इंतजार किए वो खुद ही बोलने लगी, इतने समय से मेरे साथ बैठ रहे हो और मेरे सामने बस 2-3 शब्द बोलते हो। लेकिन जैसे ही सुवान ने पूछा तुम तुरंत बोल पड़े। फिर वो हल्के से मुस्कुराए। खैर अच्छा है कि तुमने मेरा नाम लिया, वरना। मैंने उसकी तरफ देखा जैसे पूछ रहा, वरना क्या? वो हल्का सा नाक से आवाज निकालते हुए बोली, वरना मुझे जलन हो जाती। उसकी आंखें चमक रही थी और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कागज पर लिखा, डॉक्टर ने क्या कहा? वो बोली, इलाज हो सकता है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और भारी आवाज में पूछा, सच? उसने सिर हिलाया। हाँ। फिर वो मुस्कुराई, लेकिन प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल है। जल्दी ही मुझे समझ आ गया कि वो मुश्किल प्रक्रिया आखिर है क्या, क्योंकि अब वो पहले से भी ज्यादा बात करने लगी थी। कैंटीन वाली आंटी के पति को पता चल गया कि चौकीदार उसका अफेयर है। बताओ उसे कैसे पता चला? मैंने सिर हिलाया।
हिलाया और आंखों से उसे आगे बोलने का इशारा किया। वो मुस्कुराई। पहले तुम बताओ। उसके चेहरे से साफ था, अगर मैंने अंदाजा नहीं लगाया तो वो नहीं बताएगी। मैंने मुश्किल से कहा, तुमने बताया। उसका चेहरा खिल उठा। वाह, बिल्कुल सही, मेरे ही हो तुम। चलो अब एक किस दे दो। मैं शर्म से लाल हो गया और उसका हाथ हटा दिया। आखिर जियांग यान जैसी लड़की दूसरों के ड्रामे देखने में ही सबसे ज्यादा मजा लेती थी। वैसे चुगली करना तो उसे बहुत पसंद था। और फिर अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। तुम फोन नहीं उठाते, मैसेज का जवाब नहीं देते। हमारा बच्चा 666 डिग्री बुखार में जल रहा है। मैं अकेले उसे पीठ पर उठाकर 24 घंटे पहाड़ी रास्तों से होकर शहर ले गई और तुम यहाँ बैठकर गणित के सवाल हल कर रहे हो। ऐसी शादी का क्या मतलब है? मैंने मेज पर रखी गणित की कॉपी की तरफ देखा और चुपचाप एक सवालिया निशान बना दिया। वो फिर बोली, पतिदेव, आज तुम मुझे ठीक से जवाब नहीं दोगे तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। जियांग यान अपना ड्रामा जारी रखे हुए थी। सामने वाली बेंच के छात्र ने मुड़कर देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो साफ तौर पर हैरान था। मैं घबरा गया और जल्दी से बोला, नहीं ऐसा नहीं। जियांग यान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आंख मार दी। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से कहा, सॉरी। वो हंस पड़ी। वाह, मेरे पति कितने अच्छे हैं। चलो अब एक किस दे दो। मैंने घबरा कर मना कर दिया। नहीं। इस बार उसका चेहरा उतर गया। वो गंभीर होकर बोली, मैंने कसम खाई है, अब ना तो मैं तुम्हें इग्नोर करूंगी, ना ही तुमसे झगड़ा करके चुप रहूंगी। हम अब बच्चे नहीं है। कोई बात हो तो सीधे बोलो। अंदर ही अंदर दबा कर रखना सही नहीं है। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो शायद मैं तुमसे बात करना ही छोड़ दूं। उसकी ये बात सुनकर मैं घबरा गया। बात बंद करो, मैंने मुश्किल से कहा। वो अचानक फिर बोली, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी, फिर अचानक हंस पड़ी। मैं पागल हूँ। हाँ, धीरे धीरे पूरी क्लास को लगने लगा कि जियांग यान पागल हो गई है। सब कहते थे उसे मैंने पागल बना दिया क्योंकि मैं बोल नहीं पाता था और हमेशा उसे नजरअंदाज करता था, जिसकी वजह से वो किसी त्यागी हुई रानी की तरह अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। समय के साथ लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। एक दिन सुवॉन ने मुझे अलग से पूछा, क्या तुम सीट बदलना चाहते हो? मैं टीचर से बात कर सकती हूँ। मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं जानता था जियांग यान ये सब जानबूझकर कर रही थी। वो मुझे ज्यादा बोलने के लिए मजबूर कर रही थी। पहले मैं सिर्फ कुछ शब्द ही बोल पाता था, लेकिन अब मैं पूरे वाक्य बोलने लगा था। इसमें जियांग यान का बहुत बड़ा योगदान था। मैं जानता था वो मेरी मदद कर रही है, सिर्फ मजाक और ड्रामा करके ही नहीं, बल्कि वो मुझे सही तरीके से बोलना भी सिखा रही थी। वो मेरे लिए नर्सरी के बच्चों वाली उच्चारण सीखने की कार्ड्स ले आई। बार बार मुझे सिखाती कैसे मुंह खोलना है, मुंह बड़ा खोलो, ऐसे बोलो। मुर्गा बोलता है, कुकड़ों को सफेद हंस बोलता है। फिर मुझसे पूछती, सीख लिया? मैंने मुंह बड़ा खोला और कहा, कुछ नहीं आया। जब उसे लगा कि इससे असर नहीं हो रहा तो उसने तरीका बदल दिया। उसने मेरी उंगलियां पकड़कर अपने होठों पर रख दी ताकि मैं उसकी आवाज और कंपन महसूस कर सकूं। फिर वो खुद बोलने लगी और मुझे दोहराने को कहा। उसकी सांसों की गर्माहट मेरी उंगलियों पर पड़ रही थी और मैं अनजाने में थोड़ा सिमट गया। ही हुआ दोपहर की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आधे उजाले आधे साए में वो और भी अलग लग रही थी। उसने भौं उठाई। अब क्यों नहीं दोहरा रहे? मैंने तुरंत अपनी उंगलियां खींच ली और धीमी आवाज में कहा, तुम पागल हो? उसके चेहरे की मुस्कान वहीं रुक गई और देखते ही देखते सर्दियों की छुट्टियां आ गई। जियांग यान ने मुझे दवाइयों का एक बड़ा बैग पकड़ा दिया। घर जाकर भी समय पर दवा लेना, समझे? और हाँ, मुझे फोन करना मत भूलना। मैंने सिर हिलाया। ठीक है। उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुरा कर कहा, बहुत अच्छे। मैं उसे एक गाड़ी में बैठते हुए देखता रहा और फिर धीरे धीरे अपना सामान खींचते हुए घर की तरफ चल पड़ा। घर के पास पहुंचते ही मैंने उसके दिए हुए दवाइयों के पैकेट को अपने बैग के सबसे नीचे छुपा दिया। ऊपर से किताबें रख दी ताकि कोई देख न सके। मैं दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि अचानक सुवान सामने आ गई। वो बोली, ये पकड़ा जाएगा? उसने मेरे बैग की तरफ इशारा किया। मैंने होंठ भींचे और रुक रुक कर कहा, मैं ध्यान रखूंगा। वो सिर हिलाते हुए बोली, नहीं पकड़ा जाएगा। असल में वो सही कह रही थी। फिर उसने कहा, मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ, जब तुम्हें दवा लेनी हो तो मेरे दरवाजे पर आ जाना, ठीक है? ये पहली बार था जब सुवान मेरी इतनी मदद कर रही थी। मैं मना करना चाहता था, लेकिन अगर मैं दवाइयां घर ले जाता तो वो जरूर मिल जाती और शायद फेंक भी दी जाती। ये दवाइयां जियांग यान ने मेरे लिए खरीदी थी। मैंने सिर झुका लिया और दवाइयां उसके हाथ में दे दी। धन्यवाद। वो हल्का सा मुस्कुराई और कुछ कहने ही वाली थी उसे कि तभी अचानक दरवाजा अंदर से खुल गया। दरवाजा खुलते ही शेन श्योतांग ने बाहर झांका। सुदीदी, आप इस गूंगे को क्यों ढूंढ रही हैं? घर वालों को अभी तक ये नहीं पता था कि मैं बोल सकता हूँ। मैंने तुरंत सुवान की तरफ सिर हिलाकर इशारा किया, कुछ मत कहना। वो एक पल के लिए रुकी, फिर मुस्कुराकर शेन श्योतांग से बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही। छुट्टियां शुरू हो गई क्या? हाँ। दोनों की बातों का फायदा उठाकर मैं धीरे से दरवाजे के बीच से अंदर घुस गया। घर में हमेशा की तरह शराब की बदबू फैली हुई थी। अंदर कमरे से नशे की गंध आ रही थी और रसोई में एप्रन पहने एक आदमी खाना बना रहा था। श्योतांग, पापा ने तुम्हारे लिए चिकन लेग खरीदा है, जल्दी आओ खाने। आ रही हूँ, शेन श्योतांग ने जवाब दिया और दरवाजा बंद करते ही सीधे मेरा बैग छीन लिया। देखूं तो सही क्या क्या लाए हो? उसने मेरा बैग उलट पुलट दिया, सारा सामान बाहर निकाल दिया, यहाँ तक कि मेरे सूटकेस को भी नहीं छोड़ा। आखिर में मेरी नई नोटबुक और कार्ड्स उठा लिए। वो चिल्लाते हुए रसोई की तरफ भागी। पापा, इस गूंगे के पास नए सामान खरीदने के पैसे हैं। पापा एक पल के लिए चौंके, फिर मेरी तरफ देखा। चेन चेन, तुम कब आए? मैंने इशारों में बताया, अभी। लेकिन श्योतांग फिर बोली, पापा इसके पास पैसे क्यों हैं? इस बार उसने जोर देकर पूछा। पापा थोड़ा सख्त होकर बोले, कौन गूंगा? वो तुम्हारा भाई है, वो 12वीं में है, थोड़े बहुत पैसे होना क्या गलत है? लेकिन उसे जवाब पसंद नहीं आया। वो जिद करते हुए अंदर कमरे की तरफ भागी। माँ, गूंगे के पास पैसे हैं। अंदर से नशे में डूबी माँ की चिड़ी हुई आवाज आई। गालियां और झुंझलाहट साफ सुनाई दे रही थी। श्योतांग ने गुस्से से मुझे घूरा, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। खाने के समय भी वो शांत नहीं बैठी। टेबल पर 2 चिकन लेग थे। एक मुझे मिलने का सवाल ही नहीं था, दूसरा भी किसी और ने नहीं खाया जैसा हमेशा होता था। एक श्योतांग का, एक शेन लान का। श्योतांग चिकन खाते हुए मुस्कुराई। अब तो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, कोई कॉलेज इस गूंगे को लेगा क्या? पापा ने हिचकते हुए कहा, शायद ले लें। कौन सा कॉलेज? शेन लान ने ठंडी आवाज में कहा, एक गूंगा कॉलेज जाकर क्या करेगा? इससे अच्छा है एग्जाम के बाद सीधे काम पर लग जाए। काम पर लगना भी बुरा नहीं है। पापा ने तुरंत बात आगे बढ़ाई, जल्दी पैसे कमाएगा तो तेरी माँ के लिए शराब भी खरीद पाएगा।
श्याओतांग आंख मारते हुए हंसी और बचे हुए पैसों से मेरे लिए नए जूते ले आएगा। मैंने धीरे से कहा, मैं काम पर नहीं जाऊंगा। जैसे ही मैंने ये कहा, पूरे खाने की मेज पर सन्नाटा छा गया। सब कुछ एक पल में थम गया। सबसे पहले पापा की हैरान आवाज आई, चेन चेन, तुम बोल सकते हो? वो अचानक उठे और मुझे गले लगाकर रोने लगे। तुम बोल सकते हो? तुम सच में बोल सकते हो? श्याओतांग के मुंह से चिकन का टुकड़ा गिर गया। ये क्या मैंने गलत सुना? शेन लान ने चॉपस्टिक टेबल पर पटक दी और गुस्से से बोली, तो तुम इतने साल से हमें धोखा दे रहे थे? मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैंने अभी अभी बोलना सीखा है। जियांग यान ने मुझे 3 महीने तक सिखाया, तभी मैं बोल पाया। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं बोल सकता हूँ, तो मुझे कॉलेज जाने से मत रोको। शेन लान ठंडी हंसी हंसा। तो क्या हुआ अगर तुम बोल सकते हो? अगले ही पल उसने मुझे जोर से थप्पड़ मार दिया। मेरा चेहरा जलने लगा और वो गुस्से में बोलता रहा, मैं तो तुम्हें स्कूल भी नहीं भेजना चाहता था। अगर तुम अपाहिज नहीं होते तो कब का तुम्हारी शादी करके पैसे बचा लेता। अब 2-4 साल पढ़ के लिए अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे हो। वो मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, सुन लो, कॉलेज जाने का ख्याल भी मत करना। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द साफ कहा, मैं अब पढ़ूंगा, मैं कॉलेज जाऊंगा। अगले ही पल मुझे और मेरे सामान को घर से बाहर फेंक दिया गया। पापा ने मेरा हाथ पकड़ा, आंखों में आंसू थे। चेन चेन, बात मान लो, कॉलेज जाने के बारे में मत सोचो। मैंने अपना बैग उठाया, कुछ नहीं कहा, बस एक सवाल पूछा, उस समय क्या मेरा गला सच में ठीक नहीं हो सकता था? पापा चुप रहे, कुछ नहीं बोले और मैं समझ गया। उस सर्द रात में ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही थी। मैं अपना सामान उठाए बिना किसी मंजिल के चलता जा रहा था। पीछे से कदमों की आहट आई। मुड़कर देखा तो सुवान मेरे पीछे पीछे आ रही थी। उसके हाथ में अब भी वही दवाइयों का पैकेट था। मैंने दवाइयां ली और बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगा। तभी उसने हिचकिचाते हुए आवाज दी, लू चेन, अगर चाहो तो कुछ दिन मेरे घर रह सकते हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, प्लीज मना मत करना। मैं रुक गया। 18 सालों में मैंने जितनी तकलीफें झेली थी उनसे कहीं ज्यादा आसान ये पल था। तो फिर उस वक्त वो मेरी मदद करने क्यों नहीं आई? मैंने हल्की हंसी के साथ उसकी तरफ देखा। अब क्या हुआ? वो समझ नहीं पाई। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मदद? मेरी आवाज ठंडी हो गई। जब मैं सीढ़ियों में सिकुड़ कर बैठा होता था तब तुम कहाँ थी? जब मुझे इतना मारा जाता था कि होश खो बैठता था तब तुम कहाँ थी? अब अचानक इतनी हमदर्दी क्यों? ये दिखावा नहीं है। सुवान ने जल्दी से कहा, मैं बस डरती हूँ कि तुम कोई गलत कदम ना उठा लो। मैंने शांत होकर कहा, चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तो क्या तुम अब जियांग यान के पास जाओगे? मैं शॉक हो गया। तभी मुझे समझ आया उसकी ये अचानक चिंता असल में जियांग यान की वजह से थी। वो इस कहानी की हीरोइन थी और जियांग यान से उसकी हमेशा अनबन रहती थी। वो मुझे उसके करीब जाते हुए नहीं देख सकती थी। शायद ये उसकी जीतने की आदत थी। मैंने शांत आवाज में कहा, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। इसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। इस बार सुवान मेरे पीछे नहीं आई। मैंने एक छोटी सी दुकान में कैशियर की नौकरी ढूंढ ली। दुकानदार मुझे रखना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने मेरा सामान और चेहरे पर पड़े थप्पड़ के निशान देखे तो उसका दिल पिघल गया। सैलरी ज्यादा नहीं है, लेकिन स्टोर रूम में एक बिस्तर है, वहां सो सकते हो। नए साल पर छुट्टी नहीं मिलेगी और खाने का भी इंतजाम खुद करना होगा। जो खाओगे उसका पैसे देना होगा। मान्य है? मैंने तुरंत सिर हिलाया। हाँ। उसने पूछा, पैसे हैं तुम्हारे पास? मैंने कहा, थोड़े हैं। वो थोड़ा निश्चिंत हुआ। खत्म हो जाए तो मुझसे एडवांस ले लेना और मुझे यू भैया कह सकते हो। मैंने झुककर कहा, धन्यवाद यू भैया। वो बोला, ठीक है, खाली समय में पढ़ाई करना मत भूलना। उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा और हल्की सांस लेकर चला गया। मैं अपना सामान लेकर स्टोर रूम में गया। एक तरफ सामान रखा था और दूसरी तरफ लोहे का बिस्तर था, गद्दा, कंबल, यहाँ तक कि अलग बाथरूम भी था। कल रात जिस स्टेशन पर सोया था उसे ये जगह 1000 गुना बेहतर थी। मैंने सामान रखा और कपड़े बदलने लगा। तभी मेरी जेब से एक छोटा सा कपड़े का थैला गिरा। उसकी सिलाई और कपड़ा पहचाना हुआ था। मैंने खोला, अंदर 500 रुपए थे। 500 रुपए? उन्हें ये जमा करने में बहुत समय लगा होगा। शायद वो मुझसे प्यार करते थे, लेकिन अपनी पत्नी और बेटी के मुकाबले उनका वो प्यार बहुत छोटा था। मैंने पैसे रख लिए और काम में लग गया। नए साल की शाम, दुकान में बहुत सन्नाटा था। मैं अकेला ही ड्यूटी पर था। एक पेपर हल करते करते रात के 11 बज गए। जियांग यान ने कहा था छुट्टियों में उससे संपर्क बनाए रखना, लेकिन मैंने एक बार भी उसे फोन नहीं किया। 1 घंटे बाद नया साल आने वाला था। बाहर बर्फ गिरने लगी थी। दूर कहीं पटाखों की आवाज आ रही थी। मैं हाथ गर्म करते हुए उसका नंबर डायल करने लगा। हेलो, कौन? फोन उठाते ही एक आदमी की नरम आवाज सुनाई दी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं हिचकिचाते हुए बोला, नमस्ते, मुझे जियांग यान से बात करनी है। तभी पीछे से उसकी आवाज आई, पापा आप मेरा फोन क्यों उठा रहे हैं? उसकी आवाज पास आती गई, कौन है? और फिर उसने फोन अपने हाथ में ले लिया। हेलो, बोलते क्यों नहीं? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं इतना नर्वस क्यों हूँ। लू चेन, तुम हो? उसने पूछा। मैंने धीरे से कहा, हूँ। वो हल्का सा हंसी। दवा ठीक से नहीं खा रहे क्या? फिर से बोलना भूल गए? आधी छुट्टियां निकल गई, अब याद आया फोन करना? उसके सवालों की बौछार लग गई। मैंने सिर झुकाकर कहा, दवा ले रहा हूँ। सॉरी से क्या होता है? वो भटकते हुए बोली। मैं फिर कुछ कहने ही वाला था कि अचानक वो चीख पड़ी, पापा क्यों मार रहे हो? पीछे से उसके पिता की आवाज आई, लड़कों से बात करते समय थोड़ा नरम बोला करो। मैं शर्म से लाल हो गया। जल्दी से कहा, हैप्पी न्यू ईयर जियांग यान और अंकल, और तुरंत फोन काट दिया। फोन कटने के बाद भी मेरे गाल जल रहे थे और दिल अब भी तेज धड़क रहा था। मैंने अपने जलते हुए गालों को दोनों हाथों से ढक लिया और सिर को अपनी बाहों में छिपा लिया। लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी खुशी उमड़ रही थी, ऐसी जिसकी वजह मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था। उसी जोश में मैंने एक और पेपर हल करना शुरू कर दिया। जब खत्म किया तो सामने एक काले कोट में खड़ा ग्राहक दिखाई दिया। मैं तुरंत उठकर स्कैनर उठा लिया। नमस्ते, बिल करना है? नहीं। लड़की की आवाज हल्की लेकिन साफ थी, मैं बस तुम्हें हैप्पी न्यू ईयर कहने आई हूँ। उसी पल घड़ी में 12 बज गए। बाहर आतिशबाजी फूट पड़ी। मैंने चौंक कर सिर उठाया और सामने जियांग यान की चमकती आंखों से टकरा गया। मैं बस उसे देखता रह गया और बेवकूफी भरा सवाल पूछ बैठा, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? वो मुस्कुराई, अपने ठंडे हाथ मेरे गाल पर रखे, खुद ही अंदाजा लगा लो। मैं भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। नहीं, ये सपना नहीं है। मेरे पास अपना फोन नहीं था। मैं दुकान के मालिक का पुराना फोन इस्तेमाल कर रहा था, जिससे कॉल करने पर दुकान का नाम दिखता था। शायद इसी तरह जियांग यान ने मुझे ढूंढ लिया था। मैं उसे देखता रहा। वो हाथ में गर्म खाना पकड़े खड़ी थी और उस पल मेरा दिल पूरी तरह पिघल गया। मैंने धीरे से पूछा, इतनी रात को घर वालों ने आने दिया? वो पहले मेरी तरफ अंगूठा दिखाकर बोली, अच्छा है, अब तुम पूरे वाक्य बोलने लगे हो। फिर हंसते हुए बोली, पहले तो नहीं मान रहे थे, लेकिन पापा को लगा कि कोई लड़का नए साल की रात अकेला
दुकान में बैठा है, तो उन्होंने मुझे तुरंत भेज दिया मेरे पास। मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, उसने सीधा जवाब दिया, आज मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं घबरा गया। लेकिन सोओगी कहाँ? जहाँ तुम सोते हो, उसने बेपरवाही से कहा। थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, गर्मी भी रहेगी। मेरा चेहरा लाल हो गया। रात के बाकी हिस्से में कोई ग्राहक नहीं आया। मैंने धीरे धीरे दुकान बंद की और उसे स्टोर रूम में ले गया। उसकी नजरें चारों तरफ घूमी, बिखरे हुए कार्टन, वो छोटा सा लोहे का बिस्तर और आखिर में मेरा पुराना सूटकेस। फिर उसने एक लंबी सांस ली। मेरा दिल धक से रह गया। क्या हुआ? अंधेरे में उसकी आवाज आई। लगता है अगर तुम नीचे गिर गए तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। उसका लहजा हल्का था, जैसे मजाक कर रही हो, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर छिपी उदासी साफ देख ली। कोई बात नहीं, मैंने धीरे से कहा। मेरी हालत के लिए उदास मत हो, ये दिन मेरे लिए सबसे आसान है। आखिर में जियांग यान बस बिस्तर के किनारे बैठ गई और मुझे सोते हुए देखती रही। उसने कोट ओढ़ रखा था, चेहरे पर हल्की सी थकान थी। कुछ देर बाद उसने धीमे से कहा, क्या मुझे एक गुड नाइट किस मिल सकता है? मैंने होंठ भींच लिए, कुछ नहीं कहा। वो बुदबुदाई, दिलहीन इंसान, और फिर बिस्तर के किनारे ही झुककर सो गई। जब उसकी सांसों की लय धीमी और स्थिर हो गई तो मैंने धीरे से कंबल हटाया, सिर बाहर निकाला और बहुत सावधानी से उसके गाल पर एक हल्का सा चुंबन रख दिया। फिर फुसफुसाया, धन्यवाद जियांग यान। धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं। अचानक उसकी आवाज आई। मैं बुरी तरह घबरा गया। तुम सोई नहीं थी? सो गया हूँ, उसने आंखें बंद रखते हुए कहा। अभी तो मैं नींद में बात कर रहा हूँ। मैं चुप रह गया। वो हल्का सा मुस्कुराई। क्या मैं इतना आसान हूँ बेवकूफ बनाने के लिए? अब सो जाओ। अगले दिन मैंने देखा जियांग यान काउंटर के पास खड़ी थी और यूगे उसे सिखा रहा था कि स्कैनर कैसे इस्तेमाल करते हैं। चेन चेन, यूगे ने मुझे बुलाया। आओ तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। उसने जियांग यान की तरफ इशारा किया। नई स्टाफ है, अब तुम दोनों साथ में शिफ्ट करोगे। जियांग यान तुरंत सीधी खड़ी हो गई और मुझे 90 डिग्री झुककर सलाम किया। नमस्ते चेन भाई, आगे से कृपया मेरा ध्यान रखना। मैं थोड़ा हक्का बक्का रह गया। फिर मैंने भी उसका हाथ थामकर उतनी ही गंभीरता से झुककर जवाब दिया। ठीक है, तुम दोनों पहले एक दूसरे के साथ काम समझ लो, यूगे बोला। मैं तब तक शेल्फ ठीक कर देता हूँ। जैसे ही वो दूर गया, जियांग यान ने मेरा हाथ छोड़ा नहीं, उल्टा उसने मेरी हथेली को उंगली से हल्का सा गुदगुदाया। खुश हो? इस बार मेरी मुस्कान अपने आप फैल गई। हाँ बहुत। वो पीछे से एक दवाइयों का पैकेट निकाल कर बोली, अभी अभी लाई हूँ। फिर मेरी आंखों में देखते हुए कहा, दवा बंद मत करना, समझे? मैंने जोर से सिर हिलाया। हाँ, इतने आज्ञाकारी हो। जियांग यान की आंखों में मुस्कान भर गई। तो फिर एक बार और किस करोगे? मैं चौंक गया। तो कल रात तुम सच में सोई नहीं थी? तभी पीछे से यूगे की हंसती हुई आवाज आई। अरे इसीलिए बिना सैलरी के काम करने आ गई थी क्या हमारे चेन चेन को पटाने के लिए? वो हंसते हुए बोला, यार जवान होना सच में अच्छी बात है। मैंने धीमे से सिर हिलाया। जवान होना नहीं, जियांग यान अच्छी है, बहुत अच्छी। स्कूल खुलने के बाद सबको पता चल गया कि मैं अब बोल सकता हूँ। हर कोई जियांग यान की तारीफ करने लगा। कमाल कर दिया, जैसे चमत्कार कर दिया हो। वो बाहर से हमेशा की तरह ठंडी बनी रहती, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी खुशी छुपाए नहीं छुपती थी। एक दिन वो उत्साह से बोली, क्या मुझे मेडिकल पढ़ना चाहिए? मैंने बिना सोचे कहा, हाँ बिल्कुल, तुम लोगों को ठीक कर सकती हो, तुम डॉक्टर बनने के लिए ही बनी हो। मैंने एडमिशन गाइड निकाली और कुछ साउथ के कॉलेजों की तरफ इशारा किया। तुम यहाँ जाना चाहती हो? वो उल्टा मुझसे पूछ बैठी, तुम जाना चाहते हो? मैंने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं इस शहर में नहीं रहना चाहता। घर का ख्याल आते ही मन भारी हो गया। अगर पास रहा तो फिर से उसी अंधेरे में खींच लिया जाऊंगा। वो तुरंत बोली, तुम जहाँ जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगी। फिर वो टेबल पर सिर टिकाकर सपने देखने लगी। हम बाहर एक छोटा सा घर किराए पर लेंगे, साथ रहेंगे। मैंने गहरी सांस ली और उसे बीच में ही रोक दिया। लेकिन तुम्हारे मार्क्स अभी इतने नहीं है। सच तो ये था, हर खलनायक जीनियस नहीं होता, और जियांग यान भी नहीं थी। उसके नंबर इतने कम थे कि पास होना भी मुश्किल था। उसके चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। ओ सही कहा, मेरे नंबर तो बहुत खराब है। उस दिन से मैंने उसे पढ़ाना शुरू कर दिया। उसी दौरान सु वान और लिन यू आधिकारिक तौर पर रिलेशनशिप में आ गए। कई बार मैंने उन्हें पानी के कूलर के पास सबके सामने एक दूसरे को किस करते हुए देखा। हर बार जियांग यान हल्की सी आवाज में HEN करती, फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से दूर ले जाती, चेहरा गंभीर बनाकर कहती, अब भी हमारा मिशन सिर्फ पढ़ाई है, तुम्हारा ध्यान कहीं और नहीं जाना चाहिए, समझे? मैं तुरंत बोल पड़ा, मेरा ध्यान नहीं भटक रहा, तुम्हारा भटक रहा है। वो हल्का सा मुस्कुराई और मेरे गाल को उंगलियों से दबाते हुए बोली, कुछ ऐसा जिसका मतलब मैं समझ गया, लेकिन वो खुलकर कभी कह नहीं पाई। लेकिन पिछली बार स्टोर रूम में जो हुआ था, बस मैंने तुरंत उसे रोक दिया और शर्म के मारे वहां से भाग गया। मई की छुट्टियों में जियांग यान ने जबरदस्ती मुझे अपने घर खाने पर बुला लिया। मेरे पापा तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, उसने कहा। वो तुम्हें सामने से धन्यवाद कहना चाहते हैं मुझे पढ़ाने के लिए। मैंने तुरंत मना करना चाहा, लेकिन वो अचानक नाटकीय अंदाज में बोली, पतिदेव मैं तो प्रेग्नेंट भी हो चुकी हूँ और आप अभी तक मेरे घर रिश्ता लेकर नहीं आए। क्या आप मुझसे प्यार नहीं रहा? क्या हमारी कस्में झूठी थी? मैं हार गया और आखिरकार उसके साथ चला गया। जियांग यान का घर मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा था। वो मुझे बगीचे से होते हुए सीधे ड्राइंग रूम में ले गई। आवाज सुनकर उसके पिता ने मुड़कर देखा। चेन चेन, स्वागत है बेटा। मैंने विनम्रता से मुस्कुराकर कहा, नमस्ते अंकल। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा। बहुत अच्छे बच्चे हो, चलो पहले खाना खाते हैं। जियांग यान की माँ कहीं दिखाई नहीं दी। मुझे उसकी वो बातें याद आ गईं जो वो अपने घर के बारे में बताती रहती थी, लेकिन मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। हमने चुपचाप खाना खत्म किया। फिर उसके पिता ने कहा, जियांग यान जरा नीचे गैरेज से वो गिफ्ट ले आओ जो मैंने चेन चेन के लिए रखा है। कौन सा गिफ्ट? वो चलते चलते बोली, ले आओ फिर पता चल जाएगा। जियांग यान के जाने के बाद टेबल पर सिर्फ मैं और उसके पिता रह गए। उन्होंने मुझे ध्यान से देखा, फिर धीरे से पूछा, सुना है तुम साउथ के कॉलेज में जाना चाहते हो? मैंने सिर हिलाया। जी। उन्होंने हल्की सी सांस ली। मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों साथ रहो। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। दिल में एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ। मैंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अंकल आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जियांग यान के मार्क्स भले बेहतर हो रहे हो, लेकिन यहाँ अच्छे कॉलेज में उसका दाखिला मुश्किल है। उसकी माँ चाहती है कि वो विदेश जाए और आगे चलकर फैमिली बिजनेस संभाले। मैं कुछ पल चुप रहा। विदेश? उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, और सच कहूँ तो वो तुम्हारे चुने हुए साउथ के कॉलेज से भी बेहतर विकल्प है। उनके चेहरे पर हल्की सी झिझक थी। मैं पुराने विचारों वाला इंसान नहीं हूँ, लेकिन उनकी बात अधूरी रह गई और मेरे दिल में एक अजीब सा खालीपन फैलने लगा। लेकिन
अगर जियांग यान अपनी माँ के बताए रास्ते पर नहीं चली तो उसे पूरी संपत्ति नहीं मिलेगी। मैंने धीरे से कहा, अंकल मैं उसे समझा दूंगा कि वो विदेश चली जाए, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका रास्ता नहीं रोकूंगा। अमीर परिवारों की ये लड़ाइयां मैं समझता था। नहीं, अंकल ने मेरी बात काटी, मेरा मतलब ये नहीं है। उन्होंने मेरी तरफ देखकर साफ कहा, मेरा मतलब है तुम दोनों साथ में विदेश जाओ। मैं एकदम चौंक गया। मैं भी हाँ। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी फीस, रहने का खर्च सब मैं संभाल लूंगा, तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल खाली हो गया। विदेश? मैंने सोचा। हाँ। वो हल्का सा मुस्कुराए। बताओ तुम्हें यूके पसंद है या अमेरिका? मैं पलकें झपकाता रह गया, मानो सब कुछ किसी सपने जैसा हो। अगर ये सच में कोई कहानी होती तो शायद मुझे ताना मारा जाता कि मैं जियांग यान के लायक नहीं हूँ। फिर वो अकेले विदेश चली जाती और सालों बाद हम या तो मिलते या फिर कभी नहीं मिलते। लेकिन यहाँ उसके पिता मुझसे पूछ रहे थे, तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैंने गहरी सांस ली। मैं आपकी मर्जी पर छोड़ता हूँ। मैं कोई ऐसा इंसान नहीं था जो सिर्फ अपने अहंकार के लिए एक सुनहरा मौका ठुकरा दे। और सच ये था, इस रास्ते पर जियांग यान भी थी। मैं उससे दूर नहीं जाना चाहता था, चाहे कुछ सालों के लिए ही क्यों ना हो। तभी जियांग यान वापस आ गई, हाथ में एक डिब्बा लिया। उसने वो मेरे सामने रख दिया। जल्दी खोलो, देखो पापा ने क्या दिया है। मैंने बॉक्स खोला और अंदर देखकर ठिठक गया। उसमें दर्जनों प्रॉपर्टी के कागज थे। अंकल ये? मैं हिचकिचाया। वो मुस्कुराए। ये मेरे होने वाले दामाद के लिए पहली मुलाकात का तोहफा है। कुछ यहाँ की प्रॉपर्टी है, कुछ विदेश की। जब तुम लोग तय कर लो कि कहाँ जाना है तो मैं वहाँ एक नई प्रॉपर्टी और खरीद दूंगा। विदेश? जियांग यान ने चौंक कर पूछा। हम घूमने जा रहे हैं क्या? नहीं, अंकल ने समझाया। तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम विदेश जाकर पढ़ाई करो। जियांग यान का चेहरा तुरंत बदल गया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन अगले ही पल अंकल ने कहा, चेन भी जाएगा। बस एक ही वाक्य और जियांग यान का पूरा मूड बदल गया। सच में? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर से हिलाने लगी। ये तो बहुत अच्छा है, वो खुश होकर बोली। फिर हम दोनों साथ रहेंगे, एक ही कमरे में। रुको, मैंने शर्माते हुए उसे बीच में ही रोक दिया। फिर धीरे से कहा, लेकिन अगर हम विदेश गए तो मैं मेडिकल नहीं पढ़ पाऊंगी। तुम अगर अचानक फिर से बोलना बंद कर दो तो? जियांग यान अचानक उदास हो गई। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तो तुम मुझे फिर से सिखा देना। विदेश जाने से पहले सुवान फिर से मुझसे मिलने आई। तुम किस शहर जा रहे हो? उसने पूछा। मैं जवाब देने ही वाला था कि अच्छा है। सुवान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम और जियांग यान के बीच सब कैसा है? बहुत अच्छा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। मेरा वो मतलब नहीं है, बस तुम अपने बारे में भी सोचो। अगर कभी जियांग यान बदल गई तो विदेश में तुम क्या करोगे? बस। अचानक जियांग यान कोने से निकल आई। अरे तू किसी का रिश्ता तोड़ने आई है क्या? मैं बदल जाऊंगी मतलब क्या? जैसे ही जियांग यान का मुक्का सुवान के चेहरे की ओर बढ़ा, मैंने उसे खींचकर अलग कर दिया। यहीं रुको, मैं आता हूँ। पत्नी? जियांग यान ने नाटक करते हुए कहा। ठीक है, पत्नी तुम्हारा इंतजार करेगी। सुवान के चेहरे पर जटिल भाव थे। सब कुछ बदल गया है क्या? मतलब क्या तुमने कभी सोचा है शायद हमारी दुनिया सिर्फ एक नॉवल है? जियांग यान एक विलन है और तुम बस एक मामूली किरदार। मैं कुछ सेकंड चुप रहा। तो क्या तुम हीरोइन हो? हाँ, सुवान ने सिर हिलाकर माना। मुझे बचपन से पता था कि मैं इस दुनिया का केंद्र हूँ। मैं लिन्यू के साथ रहूंगी और जियांग यान हमारी कहानी को बिगाड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन जब जियांग यान तुमसे मिली सब कुछ बदल गया। वह हल्के से मुस्कुराई। मुझे पछतावा है, मुझे तुम्हें पहले ही अपने घर ले आना चाहिए था जब तुम सीढ़ियों में सिमट कर बैठे थे। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैंने उसकी बात काट दी। जब मैं 10 साल का था मुझे घर से निकाल दिया गया। 40 डिग्री की तपती धूप में मैं प्यास से बेहाल था। सुवान पानी का गिलास लेकर गुजरी। मैं एक पिल्ले की तरह उसे तरसती नजरों से देख रहा था, लेकिन उसने बस मुझे ठंडेपन से देखा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उस पर मेरी मदद करने की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। मैं उसे दोष नहीं देता, लेकिन उस वक्त के अपने लिए मैं उसे माफ भी नहीं कर सकता। माफ करना? सुवान ने सिर झुका लिया। असल में मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती थी, लेकिन किस्मत ने हमें साथ नहीं होने दिया। अरे तू बेवकूफ, जियांग यान गुस्से में बोली। मुझे पता था तेरे इरादे ठीक नहीं है। और किस्मत विस्मत क्या बक रही है? किससे इजहार कर रही है? दूसरों के रिश्ते में दखल देने वाली, शर्म नहीं आती? जियांग यान ने उसे एक लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। मैंने जियांग यान का हाथ पकड़ लिया ताकि वो आगे कुछ न करे। सुवान उठी। मेरी गलती थी, वो नहीं बदली थी। अब भी वही, शारीरिक रूप से मजबूत लेकिन दिमाग से सीधी। किसे बेवकूफ बोल रही है? जियांग यान मेरे पीछे से चिल्लाई। बस करो। मैंने उसे शांत किया और सुवान की तरफ देखा। अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है, ज्यादा कहने का कोई मतलब नहीं। फिर मैंने जेब से वो थैली निकाली जिसमें 500 रुपए थे। ये उन्हें वापस कर देना। सुवान थोड़ा चौंक गई। क्या तुम अब कभी घर नहीं लौटोगे? वो कभी मेरा घर था ही नहीं। सही कहा, जियांग यान मुस्कुराई। मेरा पति और मैं, यही हमारा घर है। लंदन में अंकल ने जो घर खरीदा था वो बहुत बड़ा था और प्रॉपर्टी पेपर में सिर्फ मेरा नाम लिखा था। जियांग यान इससे खुश नहीं थी। उसे इतने बड़े घर पसंद नहीं थे। तुम्हारा कमरा मेरे कमरे से इतना दूर क्यों है? अगर रात में तुम्हें प्यास लगी तो कोई कंबल नहीं उड़ाएगा। अगर तुम्हें सर्दी लग गई तो मुझे दुख होगा। मैंने उसकी बात समझने का नाटक नहीं किया। मैं ठीक से सोता हूँ, कंबल नहीं हटाता। अच्छा, वो मुस्कुराई। देखते हैं कितना अच्छा सोते हो। उस रात जियांग यान मेरे कमरे में फर्श पर सोई। अंधेरे में उसकी सांसों की आवाज आ रही थी, लेकिन कुछ मिनट बाद वो फिर उठ बैठी। पति, मैं सो गई हूँ। तो क्या अब तुम सपने में बात कर रही हो? हाँ, जियांग यान ने मासूमियत से जवाब दिया। मैं हंसी रोकते हुए बोला, तो तुम मुझे चुपके से किस कर सकती हो? सच में? तो मैं आ रही हूँ। जियांग यान सीधा बैठ गई, न मेरे पास आने का इंतजार करते हुए। वो नर्वस थी, मैं भी। एक किस के बाद जियांग यान लाल चेहरा लिए कंबल में दुबक गई। कुछ नहीं बोला। क्या हुआ? और चाहिए तो एक और किस दे देती हूँ। एक और। ग्रेजुएशन के बाद मैं और जियांग यान वापस देश लौटे और शादी कर ली। अंकल बहुत खुश थे। जियांग यान की माँ पहले राजी नहीं थी, लेकिन जियांग यान ने उनसे कुछ कहा और उनका नजरिया अचानक नरम हो गया। अच्छा बच्चा, मैं अभी होटल देखने जाती हूँ। मैंने जियांग यान से पूछा। उसने क्या कहा था? वो कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराती रही। मैंने शक से पूछा, तुमने ये तो नहीं कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो? अरे पति, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, बहुत प्यार आता है तुम पर। पेट तो दिखेगा नहीं, पकड़े जाओगी। अरे तब देखा जाएगा। शादी के बाद उसकी माँ अक्सर उसके पेट की तरफ देखती रहती थी। एक दिन वो खुद को रोक नहीं पाई, धीरे से पूछा, सच में प्रेग्नेंट हो या नहीं? फायदा कम है, इसीलिए आपकी प्यारी पोती बाहर आने को तैयार नहीं? उसकी माँ गुस्से में बोली, पूरी संपत्ति तुम
दोनों को दे दी। पोती के नाम की है क्या? जियांग यान ने भौंक उठाई। उसकी माँ चुप हो गई। उसी रात उन्होंने एक पूरा शॉपिंग मॉल मेरे नाम कर दिया। जब बच्चा पैदा होगा मैं बड़ा तोहफा दूंगी। मैं और जियांग यान एक दूसरे को देखने लगे। लगता है अब बच्चा करना ही पड़ेगा। 1 साल बाद हमारी एक बेटी हुई। जियांग यान मुझे पकड़े रो रही थी। सुना है मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर चिल्ला रहा था और वो अंदर रोते रोते कह रहा था मेरे पति की आवाज ठीक नहीं है। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे ठीक किया है, वो फिर से गूंगा ना बन जाए। इसीलिए ऑपरेशन के बाद उसने सबसे पहले मुझसे बोलने को कहा, पति मुंह खोलो, ऐसे बोलो। मुर्गा बोले कुकड़ू कूं। मैंने कमजोर आवाज में कहा पागल। जियांग यान खुशी से मुस्कुराई। डिलीवरी के बाद जब उसका रिकवरी पीरियड खत्म हुआ मैंने नसबंदी करवा ली। उसने कहा वो मुझे फिर से दर्द नहीं सहने देना चाहती। मैंने पालने में सो रही अपनी बेटी को देखा और मुस्कुरा दिया। मम्मी पापा के लिए तुम ही हमारी एकमात्र प्यारी हो, दादाजी के लिए भी तुम ही सबसे खास हो। अचानक अंकल आ गए। पोती को गोद में लेकर छोड़ने का नाम नहीं लिया। मैंने अपनी मेहनत से ये पोती पाई है, थोड़ा और गोद में रखूं तो क्या हुआ? जियांग यान की माँ ठंडे चेहरे से बोली, किस मेहनत से? सुपर पावर से। बूढ़े पैसे वाले हो तो क्या हुआ, अब मेरी बारी है, नहीं दूंगा। जियांग यान अपने माता पिता को बेटी के लिए झगड़ते देख रही थी। फिर उसने मुड़कर मुझे गले लगा लिया। पति मैं सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ इस कहानी का अंत होता है। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी बाकी वीडियो भी जरूर देखें।